Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Industrialization in the Colonies of Class 10th History Chapter number 4. अब ये तो है मेन टॉपिक, बट इसके अंदर जो मेन मतलब जो डिस्कस करेंगे हम इसका सब टॉपिक वो है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. तो शुरू करते हैं इस सेक्शन के इंट्रो से, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज. सो लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेस. तो अभी तक हमने जो भी ऊपर सेक्शंस में पढ़ा दैट वाज अबाउट द यूरोपियन नेशंस की जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो यूरोपियंस है, अमेरिका है, वो किस तरीके से ग्रो किया, वहां पे किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. अब हम ये जो सेक्शन 3 है इससे अब हम देखना शुरू करेंगे कि जो कॉलोनी है वो कैसे इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी. कॉलोनी मतलब कोई ऐसा देश जिसके ऊपर कोई दूसरा देश कंट्रोल करता है. सो बेसिकली हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंडिया में किस तरीके से ऑपरेशंस होते थे, किस तरीके से बिजनेसेस चलते थे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. Once again we will look not only at factory industries but also at the non-mechanized sector. तो अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें हमें ये चीज तो समझ आ गई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज नहीं है. बिना फैक्ट्रीज के भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली मीन्स आप बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हो, नई नई टेक्निक्स जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हो, नई नई मशीनें यूज कर रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर फैक्ट्री ही सेटअप करोगे तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाएगा. ठीक है, तो इस सेक्शन में भी हम ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के साथ साथ नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर जो है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट है और उन पे भी हम ध्यान देंगे. वी विल लिमिट आवर डिस्कशन प्राइमरली टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो अभी हम ये देखेंगे कि मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे चेंज आया. वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही थी. ठीक है, मतलब जैसे हमारे देश में ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ कॉटन की ही प्रोडक्शन हो रही थी, और भी बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स बनते थे. पॉटरी है या और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स है ना, हर चीज की प्रोडक्शन होती थी, और जैसे अनाज की प्रोडक्शन होती थी. बट हम जो है अपने डिस्कशन इस चैप्टर में लिमिट करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस तक की. कपड़े जो बनाने की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से अफेक्ट हुई और उसमें किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. ठीक है, तो हमें अपनी जो डिस्कशन है वो लिमिट ही करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, है ना. तो इसीलिए आइडिया लेने के लिए हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके चलेंगे, जो कि एक काफी अच्छा एग्जाम्पल बनेगा हमें समझाने के लिए कि किस तरीके से इंडिया में जो कि एक कॉलोनी था किस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. सो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम उस दौर के बारे में पढ़ेंगे जब इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी दुनिया भर में. जब इंडियन टेक्सटाइल की मार्केट एक तरीके से बहुत फ्लरिश कर रही थी, बहुत सारे लोग हमारे सामान को खरीदते थे, इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदते थे. बट फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड है वो कम होने लग गई. हमारे देश में जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस तरीके से अफेक्ट हुई और वो कम होने लग गया उसका बिजनेस. ये भी इसी सेक्शन में देखेंगे. बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स इन टेक्सटाइल. तो मशीन इंडस्ट्रीज से पहले पूरी दुनिया भर में हमारे देश से बनने वाले सिल्क एंड कॉटन के जो कपड़े हैं वो डोमिनेट करते थे. मतलब कि हमारे देश से बनने वाले जो सिल्क के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, उनका पूरी दुनिया भर में दबदबा था. बहुत लोग चाहते थे कि वो हमारे देश से बने हुए सिल्क एंड कॉटन के कपड़े खरीदें. अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में ही कॉटन का कपड़ा बनता था. हमारे देश के कॉटन के कपड़े की डिमांड इसलिए ज्यादा थी क्योंकि हमारे देश में जो कॉटन का कपड़ा बनता था वो काफी फाइन वैरायटी का था. मतलब कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था. दूसरे देश थे, दूसरी कंट्रीज थी जो कि कॉटन के टेक्सटाइल बनाती थी, कॉटन के कपड़े बनाती थी, बट दिक्कत ये थी कि उनके जो कॉटन के कपड़े थे, टेक्सटाइल थी, वो कोर्सर हुआ करते थे. कोर्सर का मतलब एक तरीके से जो खुरदरा होता है, या आप यूं समझो उनके जो कॉटन के कपड़े हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे. और हमारे देश के जो कपड़े हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे. इसीलिए दुनिया भर में हमारे देश के जो कॉटन के कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी. Armenian and Persian merchants took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. आर्मेनिया एंड पर्शियन जो मर्चेंट्स थे, मतलब आर्मेनिया एंड पर्शिया से आने वाले जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, वो हमारे देश में पंजाब वाले इलाके से कपड़े खरीद के ले जाते थे और अफगानिस्तान में ले जाते थे वो. ठीक है,
मतलब हमारे देश से खरीद के वो किन किन देशों में ले जा रहे हैं, अफगानिस्तान में ले जा रहे हैं, ईस्टर्न पर्शिया में ले जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया में ले जा रहे हैं, ठीक है। Bales of fine textiles were carried on camelback via northwest frontier through mountain passes and across deserts. Bales का मतलब क्या होता है? Bales का मतलब होता है गट्ठर, गठरी। तो फाइन टेक्सटाइल मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी वाले जो कॉटन के कपड़े रहते थे, सिल्क के कपड़े रहते थे, इनको इनको क्या किया जाता था, इनके जो गठरियां हैं उनको ऊंटों की पीठ पे बांध के ले जाया जाता था वाया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। वाया का मतलब, वाया शब्द जहां पे भी यूज होता है ना, उसका मतलब होता है इसके थ्रू, इससे होते हुए, ठीक है। जैसे आपने जब आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी ना कि ये ट्रेन आ रही है वाया, मतलब ये ट्रेन आ रही है, इसका डेस्टिनेशन ये है और ये इन इन जगहों से होते हुए जाएगी। तो जिन जगहों से होते हुए जाएगी उनके लिए हम यूज करते हैं वाया, जैसे वाया हरियाणा, वाया जो भी है, मतलब समझ लो, है ना। हो सकता है काफी लोगों को क्लियर ना हो, वैसे तो बहुत छोटी सी चीज है ये। तो क्या किया जाता था कि जो कॉटन के या जो भी टेक्सटाइल है उसको ऊंट के पीठ पे उनकी गठरियां बना के ले जाया जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थ्रू। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या होता है? अगर आप डायरेक्शंस देखोगे तो एक नॉर्थ होती है, एक साउथ होती है, एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये राइट हैंड ईस्ट है और लेफ्ट हैंड वेस्ट। अब इनके बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? पहले ऊपर वाला लेना है, ठीक है, मतलब नॉर्थ और साउथ को मेन रखना है। तो नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है? ईस्ट। तो ये वाली साइड क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। ये वाली साइड क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली इफ यू लुक डाउन हियर इट विल बी साउथ वेस्ट। पहले क्या आएगा? साउथ और फिर आएगा वेस्ट, की साउथ में और वेस्ट तरफ है। और ये वाला क्या होगा? साउथ ईस्ट, की सदर्न साइड है और ईस्टर्न साइड है। तो ये पूरी 8 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और फिर इनके बीच की जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये वाला जो इलाका है इस तरफ आप देख रहे हो लेफ्ट में अपर साइड, ये है नॉर्थ वेस्ट। तो अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे, सो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का है। आई नो ये परफेक्ट नहीं है बट स्टिल जस्ट समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो इंडिया का अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं ऐसे काट दूं 4 डायरेक्शन में, है ना, तो ये ऊपर नॉर्थ साउथ, तो ये वाला जो ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो इसके बीच में ये वाला जो पूरा इलाका है ये क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, क्योंकि ये नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन के बीच में है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, है ना। यहाँ पे पंजाब देखोगे, फिर यहाँ राजस्थान, नीचे हरियाणा। तो ये वाला जो पूरा इलाका है इसको हम कहते हैं इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इसी के थ्रू जो है, जो ये मर्चेंट्स हुआ करते थे, ये अपने ऊंटों पे कपड़े लाद लाद के ले जाते थे, ठीक है। और जो माउंटेन पासेस हैं उनके थ्रू ले जाते थे। पासेस क्या होता है? जैसे ये 2 माउंटेन है, ठीक है, तो इनके जो बीच का एरिया होता है ना, दिस वन जो इन दोनों के बीच का है, जहां से आप बचपन में नदियां निकालते थे 2 पहाड़ों के बीच से, तो ये जो नीचे वाला एरिया है इसको हम कहते हैं पास। क्योंकि अब देखो किसी को जाना है तो वो एकदम ऐसे पहाड़ की चोटी पे से उतर के नीचे जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? वो इन दोनों पहाड़ों के बीच की जो जगह है इससे निकल के जाए तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसी जगह को हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है यहाँ पे भी काफी सारे पहाड़ वगैरह हैं। तो इन पहाड़ों से होते हुए, पहाड़ों माउंटेन पासेस से होते हुए, डेजर्ट से होते हुए, जैसे आप राजस्थान में देखोगे डेजर्ट है, इन सब के थ्रू वो जाते थे। और जो सेंट्रल एशिया है, पर्शिया, अफगानिस्तान, इन सारी जगहों पे कपड़े ले जाते थे। अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो ट्रेड होती थी वो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थ्रू ही होती थी। हमारे देश में जो ट्रेड है वो सी पोर्ट्स के थ्रू भी होती थी। पोर्ट्स मतलब कि जो बंदरगाह होते हैं उनके थ्रू भी होती थी। तो प्री कॉलोनियल जो मेन पोर्ट्स थे, मतलब हमारे देश में जो कॉलोनियल पीरियड है, ब्रिटिशर्स जब आए उससे पहले जो मेन पोर्ट हमारे देश में काम कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, उनके थ्रू हमारे देश से कपड़ा जाता था। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पोर्ट थे कॉलोनियल पीरियड से पहले जो कि काम करते थे? सूरत एंड गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी। तो हुआ क्या कि हमारे देश में जो सूरत है एंड गुजरात है, तो इनका जो तटीय इलाका है, यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, ये क्या करते थे? ये गल्फ नेशंस जो हैं, मतलब जैसे ये सऊदी अरेबिया और ये सारे जो नेशंस हैं, इनके यहाँ पे कपड़ा पहुंचता था किसके थ्रू? सी के थ्रू।
जो रेड सी है उनके इलाकों तक कपड़ा पहुंचता था। ठीक है, इसके अलावा मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। तो अगर साउथ में देखें तो जो मसूलीपट्टनम है जो कि कोरोमंडल कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है, और हुगली जो पोर्ट है जो कि बंगाल में पड़ता है। तो आप अगर मैप पे ऐसे देखोगे तो हमारे यहाँ जो आंध्र प्रदेश वगैरह है वहां पे मसूलीपट्टनम आपको दिखाई देगा ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, और फिर ऊपर जाओगे तो जो वेस्ट बंगाल है वहां पे आपको हुगली का जो पोर्ट है वो दिखाई देगा, हुगली रिवर जो है। तो ये जो जगहें थी इनके लिंक थे साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट्स थे उनके साथ, मतलब जो साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं, इंडोनेशिया और ये सारे, वहां पे इन पोर्ट्स का एक तरीके से कनेक्शन था। किस किसका? मसूलीपट्टनम एंड हुगली का। देन उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट्स हैं वो इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व थे। अ वेराइटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वो इस पूरे एक्सपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व थे। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब कि हम दूसरे देशों को सामान बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट। तो इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। वो फाइनेंस करते थे प्रोडक्शन को, कपड़ा बनाने के लिए पैसा देते थे लोगों को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत सारे मर्चेंट्स काम करते थे, एक्सपोर्टर्स को सामान पहुंचाने के लिए अलग अलग मर्चेंट्स काम करते थे। तो हर एक जो चेन है, हर एक जो काम है, उसके लिए अलग अलग जो मर्चेंट्स है वो काम करते थे। जैसे कपड़ा बनवाना है, फिर कपड़े को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, फिर उस दूसरी जगह से पोर्ट वाले इलाके तक पहुंचाना है, पोर्ट से फिर दूसरे देशों को बेचना है। इन सभी कामों में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मर्चेंट्स जो हैं काफी मात्रा में लगे हुए थे। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक्ड द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन्स। जो सप्लाई मर्चेंट्स रहते थे, ऐसे व्यापारी जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, वो क्या करते थे? वो पोर्ट टाउन्स को इनलैंड रीजन्स से जोड़ते थे। पोर्ट टाउन्स मतलब ऐसे टाउन्स जो कि पोर्ट पे हैं, जो तटीय इलाके पे हैं, बंदरगाह के पास जो टाउन्स हैं, उनको इनलैंड नेशन से, इनलैंड रीजन्स से जोड़ने का काम करते थे सप्लाई मर्चेंट्स। मतलब कहीं देश में अंदर किसी कोने पे जो सामान है वो बन रहा है, तो यहाँ पे जो अंदर वाले इलाके हैं, यहाँ पे जो कपड़े बन रहे हैं, उनको इन पोर्ट तक पहुंचाने का काम ये सप्लाई मर्चेंट्स करते थे। क्योंकि जब सामान पोर्ट तक आएगा तभी तो जाके ये आगे बेच पाएंगे, तभी तो समुद्र के रास्ते ये दूसरे देशों तक जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई मर्चेंट्स क्या करते थे? इनलैंड रीजन्स को पोर्ट टाउन से जोड़ते थे। दे गिव एडवांसेस टू वीवर्स। तो मर्चेंट्स क्या करते थे? वो वीवर्स को एडवांस पैसे देते थे। मतलब जो बुनकर हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, उनको एडवांस पैसे देते थे कि आप ये पैसे लो और कपड़ा बनाओ। ठीक है, प्रोक्योर द वोवन क्लोथ फ्रॉम वीविंग विलेजेस। और जो वीवर्स होते थे जो कपड़ा बना के तैयार कर देते थे, फिर मर्चेंट्स उन वीवर्स से कपड़ा इकट्ठा करते थे। मान लो एक मर्चेंट है, ठीक है, वो उस मर्चेंट ने अलग अलग गांव में अलग अलग लोगों को एडवांस दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है कि आप कपड़ा बनाओ। और जब कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा तो ये मर्चेंट क्या करेगा? वो कपड़े इकट्ठा करेगा, जिन जिन लोगों को उसने ऑर्डर दिए थे उनसे वो कपड़ा इकट्ठा करेगा। और उसके बाद ये जो कपड़ा उसने इकट्ठा किया है उसको फिर वो पोर्ट तक पहुंचाने का काम करेगा, उसको सप्लाई करेगा पोर्ट वाले इलाकों तक, ताकि वो आगे बेच सकें। At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland. जब ये मर्चेंट, जो सप्लाई मर्चेंट है, वो पोर्ट पे आ जाता है, तो पोर्ट पे उसे कौन मिलते हैं? पोर्ट पे उसे मिलते हैं बड़े बड़े शिपर्स। शिपर्स मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को ऑपरेट करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी शिप्स रहती हैं, उन शिप्स में वो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं। तो जो बिग शिपर्स हैं और जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स मतलब ऐसे लोग जो कि सामान को इंडिया से दूसरी जगह बेचने के लिए, मतलब उनका काम यह है कि वो इंडिया से सामान दूसरी जगह बेचते हैं। तो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स एंड जो ये बिग शिपर्स होते हैं, इनके अपने ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो मिडिल मैन होता है जो कि नेगोशिएशन करता है ना। तो ये जो ब्रोकर है ये क्या करता था? ये मर्चेंट से, ये जो इनलैंड वाला मर्चेंट है, जो सप्लाई मर्चेंट है, इससे वो नेगोशिएट करते थे। क्योंकि ये जो सप्लाई मर्चेंट है ये क्या किया है? इसने इनलैंड वाले रीजन से ये कपड़ा लाया है इन पोर्ट तक। अब ये कपड़ा लाके इनको बेचेगा, तो किस प्राइस पे बेचेगा? किस प्राइस पे इन एक्सपोर्ट मर्चेंट को बेचेगा, किस प्राइस पे बिग शिपर्स को बेचेगा, इसकी नेगोशिएशंस होती थी। तो जो ब्रोकर्स हैं वो शिपर्स एंड मर्चेंट्स, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स की साइड से प्राइस को नेगोशिएट करते थे और इस सप्लाई मर्चेंट से बेहतर दाम लेने की कोशिश करते थे। कि मतलब जो शिपर्स हैं, जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैं, वो कोशिश करते थे कि सप्लाई मर्चेंट से उन्हें सस्ते से सस्ता कपड़ा उनको मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद जो
ये एक्सपोर्टर हैं, जो शिपर्स हैं, ये फिर सामान को आगे बेचते थे। By 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down. तो 1750s आते आते क्या हुआ, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा टेक्सटाइल का नेटवर्क था, जो कि बेसिकली इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल कर रहे थे, अब ये टूटने लगा था। मतलब अब इंडियन मर्चेंट्स का जो दबदबा है वो कम हो रहा था। यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज जो है वो पावर में आ गई थी धीरे धीरे करके। जो यूरोपियन कंपनीज आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की आई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, जो यूरोप से कंपनीज आई थी, अब इनकी पावर बढ़ने लगी थी। पहले इन लोगों ने जो लोकल कोर्ट्स हैं, जो राजा महाराजा का दरबार है, उनसे पहले इन्होंने कंसेशंस जो हैं वो सिक्योर की। मतलब ये लोग क्या करते थे, जैसे जो राजा का दरबार है वहां जाते थे और वहां पे ये लोग ऐसे नेगोशिएशंस करते थे कि आप हमें यहाँ पे बिजनेस करने दो, हमें टैक्स पे छूट दे दो, हमें सस्ते पे जमीन पे काम करने दो। तो इस तरीके की कंसेशंस वो राजा से मांगते थे, और राजा जो है वो इन कंपनीज को कंसेशन एलोकेट भी कर देता था, अलाउ भी कर देता था कि ठीक है आपको हमने छूट दी। अब ये जो कंपनीज हैं, जब इनको कंसेशन मिल गई लोकल कोर्ट से, ठीक है, इनको अब आसानी से ये लोग काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब इनको पहले तो इन्होंने धीरे धीरे करके लोकल कोर्ट से छूट मांगी, कंसेशंस मांगी कि सस्ते दामों पे जमीन मिल जाए, टैक्स कम किया जाए। तो कंसेशंस लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनोपोली राइट्स लेने शुरू कर दिए। मोनोपोली राइट्स मतलब कि सिर्फ हम ही इस प्रोडक्ट को बना के बेच सकते हैं, सिर्फ हम ही ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, मोनोपोली राइट्स, कि सिर्फ मैं ही ये काम करूंगा, किसी और को ये काम करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये जो कंपनीज आई, यूरोपियन कंपनीज, इन्होंने मोनोपोली राइट्स वगैरह ले लिए। अब जब इन्होंने मोनोपोली राइट्स ले लिए तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन जो मर्चेंट्स थे, इंडिया के जो लोग थे, व्यापारी थे, अब वो काम नहीं कर पा रहे थे, अब वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पुराने पोर्ट्स थे सूरत में, हुगली में, ये सारे जो पोर्ट्स हैं अब वो एक तरीके से डिक्लाइन कर रहे थे। अब यहाँ पे जो बिजनेस है वो कम हो रहा था। लोकल मर्चेंट्स अब पुराने वाले पोर्ट्स पे काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर जो काम है वो ये यूरोपियन कंपनीज कर रही थी। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली। तो ये जो पुराने पोर्ट्स थे, सूरत जो कि गुजरात में है, ठीक है, हुगली और ये जो मछलीपट्टनम, इन सबके जो मतलब एक तरीके से पोर्ट्स थे, इनसे एक्सपोर्ट होना अब बहुत ज्यादा कम हो गया था। फेल ड्रामेटिकली मतलब एकदम बहुत तेजी से कम हो गया। जो पहले क्रेडिट मिलता था लोगों को काम करने के लिए, फाइनेंस मतलब लोन मिलता था, उधार मिलती थी, अब वो उधार भी मर्चेंट्स को और जो गांव में बैठे प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनको नहीं मिल रही थी। तो जो पहले लोन मिलता था अब वो लोन मिलना बंद हो गया। लोकल बैंकर्स जो है वो स्लोली बैंकरप्ट होने लग गए। जो लोकल बैंकर्स थे अब वो दिवालिया हो रहे थे। In the last years of 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been 16 million rupees. अब 17th सेंचुरी के एंड वाले ईयर्स में, लगभग 1690s वाला जो दौर है, उस टाइम पे सूरत से होने वाली जो ट्रेड थी उसकी कीमत कितनी थी, 16 मिलियन रुपीस का व्यापार सूरत में होता था, सूरत के पोर्ट के थ्रू होता था लास्ट 17th सेंचुरी में। बट 1740s आते आते ये जो अमाउंट है, सूरत से जो ट्रेड हो रही थी, वो अमाउंट गिर के 3 मिलियन रुपीस हो गया। तो मतलब बहुत ज्यादा कम हो गया था। सूरत और हुगली वाले जो पोर्ट्स हैं वो तो ड्राई हो चुके थे, वो डिके हो गए थे, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे अब बिजनेस ज्यादा नहीं हो रहा था। बट इसके साथ साथ जो दूसरे पोर्ट है, नए पोर्ट, वहां पे काम होना शुरू हुआ। बॉम्बे एंड कैलकाटा के जो पोर्ट हैं वो ग्रो हुए, वो बढ़े, आगे बढ़े। और यहाँ पे जो बॉम्बे एंड कैलकाटा वाले जो पोर्ट हैं, इनको ऑपरेट कौन कर रहे हैं, इनको ऑपरेट कर रहे थे कॉलोनियल पावर्स, ये यूरोपियंस। ये जो पुराने पोर्ट थे सूरत हुगली, इनको इंडियन मर्चेंट्स जो है ऑपरेट कर रहे थे। बट अब ये वाले जो पोर्ट हैं वो बंद हो गए, यहाँ पे काम कम हो गया, और नए पोर्ट्स बॉम्बे एंड कैलकाटा, ये पोर्ट्स बढ़ने लगे। और इन पोर्ट्स पे एक्चुअली काम कौन कर रहा है, कॉलोनियल पावर। तो बॉम्बे एंड कैलकाटा के जो पोर्ट है, इनका ग्रो होने का मतलब ये था, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि अब कॉलोनियल पावर ग्रो कर रही है। नए पोर्ट से जो भी ट्रेड हो रही थी वो ज्यादातर यूरोपियन कंपनीज कर रही थी, और यूरोपियन शिप्स में कर रही थी। उन्हीं के शिपर्स हुआ करते थे, अपनी शिप्स में वो सामान हमारे देश से दूसरे देश में ले जा रहे थे। While many of the old trading houses collapsed, those that wanted to survive had to now operate within a network shaped by European trading companies. तो वैसे तो बहुत सारे जो ट्रेडिंग हाउस थे इंडिया के, जो इंडियन मर्चेंट्स ऑपरेट कर रहे थे, वो कोलैप्स हो गए थे, वो बंद हो गए थे। ट्रेडिंग हाउसेस मतलब जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस नेटवर्क्स होते हैं,
तो बहुत सारे जो पुराने ट्रेडिंग हाउसेस थे जो कि इंडियन मर्चेंट्स ऑपरेट कर रहे थे वो कोलैप्स हो गए थे, और ऐसे बिजनेस हाउसेस जो सरवाइव करना चाहते थे कि भाई हमें बने रहना है, हमें ऑपरेट करना है, उनके लिए क्या था कंडीशन कि उनको नए नेटवर्क के हिसाब से काम करना होगा। जो ट्रेडिंग सिस्टम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने सेटअप किया है उसके तरह काम करना होगा। मतलब कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो कोलैप्स हो गए। जो बचे कुचे हमारे देश के बिजनेस थे, हमारे इंडियन मर्चेंट्स द्वारा जो बिजनेस ऑपरेट किए जा रहे थे, जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, उनके लिए ये दिक्कत थी कि अगर उनको बने रहना है तो उनको यूरोपियंस के हिसाब से काम करना होगा, जैसे यूरोपियंस ऑपरेट कर रहे हैं, जो नेटवर्क यूरोपियंस फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करना होगा। तो ये सारी दिक्कतें अब इंडियन मर्चेंट्स को आने लगी थी और इंडियन जो बिजनेस है वो डूबने लगा था टेक्सटाइल का। हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिशंस? अब देखो, हमने ये देखा कि किस तरीके से पहले इंडिया का जो पूरा बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया के बने हुए कपड़े खरीदते थे। बट जब ये यूरोपियन पावर्स आई, यूरोपियन कंपनीज आई, तो इनकी वजह से इंडिया का बिजनेस, इंडिया के जो मर्चेंट्स थे उनका बिजनेस बंद होने लग गया। अब इसकी वजह से लोकल जो लोग थे, जो वीवर्स थे, गांव में बैठा जो एक बुनकर है जो कपड़ा बना रहा है, जो सूत काट रहा है पर्सन, जो आर्टिशन है, उनके ऊपर क्या असर पड़ा वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। बट इसको हम एक अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, जो कि मतलब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 3.2 व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। उसमें हम पढ़ेंगे कि जो लोकल वीवर्स थे, आर्टिशंस थे, उनकी लाइफ कैसे बदली इस पूरे सिचुएशन के बाद, जब कॉलोनियल पावर्स आ गई उसके बाद क्या हुआ। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।